हेलो दोस्तों, वेलकम टू मंजिल भारत वंस अगेन। माई सेल्फ अंकुश एंड आई एम हियर डीलिंग विद योर इकोनॉमिक्स पार्ट। तो बच्चों, आज के सेशन में हम क्या करेंगे, इकोनॉमी ऑफ जेएनके के बारे में देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, आपको पता है कि आने वाले कुछ मंथ्स में जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी क्या करने वाला है, अपनी न्यू रिक्रूटमेंट को स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, और हाल ही जो फीमेल सुपरवाइजर है उनका जो एग्जाम है वो आने ही वाला है अप्रोक्सीमेटली इन अ वीक। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हम हालांकि आपका ये जो जेएनके वाला पार्ट है हमारे चैनल पे ऑलरेडी सब कुछ कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत बचा है रिगार्डिंग सब इंडस्ट्रीज वगैरह वो मैं आपको इस लेक्चर में कवर करूंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आपका नेशनल सैफरन मिशन हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल स्कीम हो गई। तो उस चीज को हम देखेंगे ताकि आपका कोई भी चांस ना हो जिससे आपका क्वेश्चन छूटे। ठीक है, तो भाइयों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो इकोनॉमी ऑफ जेएनके से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ जेएनके की, तो मेरे भाई जब हम जेएनके की बात करते हैं तो जेएनके की जो जीडीपी है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो क्या है, वो बाकी स्टेट्स के मुकाबले मॉडरेट है। अब प्रश्न ये आता है कि जो जीडीपी है वो क्या है, वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहने का मतलब ये है कि आपके पास विद इन द कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास क्या हो रही, प्रोड्यूस हो रही है, उनसे जो इनकम जनरेट हो रही है उसको आप क्या कहते हो, जीडीपी। समझ में आ गया? अब इसी जीडीपी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज जीएसडीपी। मतलब जब आप इसी जीडीपी को विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स और यूटीज में अप्लाई करते हो उसको आप क्या कहते हो, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जेएनके वाला मैंने आपको बताया कि वो मॉडरेट है। क्यों? क्योंकि हमने देखा अप्रोक्सीमेटली 2018-19 के पीरियड में हमारी स्टेट की जो जीडीपी थी वो थी अराउंड 1.6 लाख करोड़, बट अभी एट प्रेजेंट देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 2.6 लाख करोड़ है। ऑन एन एवरेज 10 to 11% क्या है, ग्रोथ करी है, विच इज नॉट बैड। ठीक है, अब बात करते हैं जेएनके की इकोनॉमी की। हमारी जेएनके की जो इकोनॉमी है ना साहब, वो मोस्टली डिपेंड करती है किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और उसके रिलेटेड जितने भी अलाइड सेक्टर है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स में से भी क्या क्या चीजें आपको देखनी है, कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं जो हमारी स्टेट में उगाई जाती है। जैसे कि आपके पास राइस, व्हीट, मेज, बार्ले होगी। जब आप हॉर्टिकल्चर की बात करते हो, हॉर्टिकल्चर का मतलब ये हुआ जब भी आपके पास कुछ फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स के क्या करना होता है, ग्रोथ करनी होती है, उसको आप क्या कहते हो, हॉर्टिकल्चर कहते हो। तो हॉर्टिकल्चर में आपके पास आ जाएगा कुछ प्रोमिनेंट, जैसे कि एप्पल्स, आलमंड, चेरीज, सैफरन। सैफरन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कुछ कैश क्रॉप्स भी उगाई जाती है जैसे कि सैफरन और वॉलट्स, बट ये जो है इनकी हाई वैल्यू, भाई हाई डिमांड रहती है इन दोनों की। ठीक है, अब जब मैंने कहा कि इसके साथ संबंधित कुछ अलाइड सेक्टर्स भी हैं, अब वो अलाइड सेक्टर कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। जैसे कि आपके पास क्या होगी, डेयरी फार्मिंग होगी, पोल्ट्री होगी, शीप एंड गोट रीडिंग होगी, और फिशरीज होगी। और फिशरीज में सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे ट्राउट फार्मिंग। ये आपको मोस्टली देखने को मिलती है इन द कोल्ड वाटर्स ऑफ कश्मीर। क्लियर है? इस स्लाइड में कोई भी दिक्कत तो नहीं? आई गेस इसमें से कुछ याद रखने वाला था भी नहीं जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये एक चीज से पूछ सकता है कि मेजर क्रॉप्स कौन सी है, हॉर्टिकल्चर में क्या क्या है। ठीक है, एक बार देख लो स्लाइड को, फिर आगे बढ़ते हैं। डन हो गया काम? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज नेशनल सैफरन मिशन। क्या काम है ना आपके सामने, नेशनल सैफरन मिशन। मेरे भाई नेशनल सैफरन मिशन, इस मिशन को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे जेएंडके में सैफरन की कल्टीवेशन को क्या करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना। अब वो सैफरन की कल्टीवेशन को बढ़ाना कैसे है, दो प्रकार से। बाई इंक्रीजिंग द एरिया अंडर सैफरन कल्टीवेशन, कि भाई जहां जहां पे सैफरन की कल्टीवेशन हो रही थी उसके एरिया को आप क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। और सेकंड चीज क्या, जो ऑलरेडी सैफरन की फील्ड यूज में है उसको आप क्या कर दो, और नर्चर कर दो। यही दो मेथड्स थे। तो इसका ऑब्जेक्टिव देखो, इसको लॉन्च करा था 2010-2011 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था टू सपोर्ट कल्टीवेशन ऑफ सैफरन इन जेएंडके, इन दो पर्टिकुलर मेथड से। अब बात करते हैं कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो क्या था। तो देखो मेरे भाई, इसको जब हमने स्टार्टिंग में अप्लाई करा था तो वो फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए हमने इसको अप्लाई करा था, लेकिन सब्सिक्वेंटली सम इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस की वजह से इसकी टाइम ड्यूरेशन को हमको इंक्रीज करना पड़ा। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है? ये वाली स्कीम आपको क्लियर होगी। अब देखो जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, अब बात यहां पर किसकी चल रही है, सैफरन, जिसको आप लोकल टर्म्स में केसर भी कहते हो या फिर जैफरॉन भी कहते हो। ठीक है, अब सैफरन जो है इसके लिए आपको 3 बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहले क्या, कि सैफरन को क्या कहा जाता है, रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट याद हो गया। क्या पूछा जाता है आपसे, अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसमें से बताओ फॉलोइंग में से रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर किसको कहा जाएगा, तो मेरे भाई सैफरन को कहा जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि सैफरन रिसीव्ड जीआई टैग, इसको जीआई टैग कब मिला था, 2020 में। तीसरी चीज, सैफरन आपको कहां मिलता है, सैफरन आपको मिलता है ओनली एंड ओनली पंपोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर में।
ये 3 बातें आप याद रखोगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारी चीज है दैट इज अबाउट मेजर इंडस्ट्रीज इन J&K। देखो मेरे भाई, जब आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की बात करते हो तो उसमें जो सेक्टर है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड 3 ही है, या तो प्राइमरी होगा, या तो सेकेंडरी होगा, या तो टर्शरी होगा। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर किसी भी नेशन को डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड में चेंज होना है, मतलब किसी भी नेशन को जो कि अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, उसको अगर चेंज होना है डेवलप्ड नेशन में, उसको क्या करना पड़ेगा? प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर अपने टर्शरी सेक्टर पे चेंज होना पड़ेगा। समझ में आ गया? या अपना देखो सेकेंडरी सेक्टर पे भी जाना इंपॉर्टेंट है, बट जितना रोल प्ले आपका टर्शरी सेक्टर करता है उतना हो सकता है आपका प्राइमरी ना करे। तो अब देखो क्या है, ये जो इंडस्ट्रीज है ये कौन से सेक्टर के अंदर आती है? प्राइमरी के अंदर आती है। आपके पास जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जो कि हमारी J&K में क्या है, मोस्टली प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रीज आती है आपके पास सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर ये कहता है कि जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आपकी फॉल करती हैं किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। थर्ड आता है आपके पास टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को आप कहते हो सर्विस सेक्टर, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि टेलीकॉम हो गया, एजुकेशन वगैरह सारी चीजें। क्लियर है सारी बातें? अब देखो हमारे J&K में क्विक सा इंसाइट ले लेते हैं कि कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इसके बाद हम पढ़ेंगे जो इंडस्ट्रियल स्कीम हमारे पास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी में J&K के रिलेटेड, कि भाई तो उसको करने से पहले हमको एक जरा ओवरव्यू होना चाहिए कि कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हमारी स्टेट में, अब यूटी में, सॉरी। अब बात करते हैं हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। सबसे पहली जो आपके पास इंडस्ट्रीज है दैट इज हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट। तो इसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, जैसे कि पश्मीना सॉल्स आ गए, पेपर मैशे टेक्निक्स आ गई, कारपेट्स आ गए, कुछ वुड की कार्विंग्स आ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पास हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर आती हैं। अब मेरा आप लोगों से सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये जो पश्मीना शॉल है जो कि बहुत ही फेमस है, ये किस गोट, इसकी जो वूल है वो किस गोट से आती है? उस गोट का नाम क्या है? तो मेरे भाई उस गोट का नाम है आपके पास चंगथंगाई गोट, और वो क्या है? दिस गोट इज द नेटिव ऑफ तिब्बत एंड लद्दाख। क्लियर है बात? नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्रीज है दैट इज अवर टूरिज्म इंडस्ट्रीज। देखो आपको ये भी पता है एग्रीकल्चर में तो हम ज्यादा डिपेंडेंट है ही है, बट हमारी स्टेट में टूरिज्म भी अच्छा खासा है। तो टूरिज्म क्यों है? क्योंकि बड़ी सारी एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कि स्कीइंग हो गई, ठीक है, राफ्टिंग हो गई, ट्रैकिंग हो गई, ठीक है, बहुत सारी हाउस बोट्स देखने को मिलती हैं, सीनिक लैंडस्केप्स वगैरह हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो गंडोला राइड्स जो है बड़े प्रोमिनेंट हैं, वो भी हमारे क्या है, हमारी स्टेट में देखने को आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि आपकी प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स होगी, वॉलनट्स होगी, सैफरन हो गया, वो कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी है जैसे कि ड्राई फ्रूट, जैम, जूस। तो ये आपके किसके अंदर आ गई? एग्रीकल्चरल में। फिर और इंडस्ट्रीज देखो टेक्सटाइल्स की होगी, आईटी की होगी, फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन रिलेटेड होगी, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, फ्लावर्स को ग्रो करते हैं और बाद में उनको एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ प्रोमिनेंट फ्लावर्स आगे हमारे स्टेट के, टूलिप, लिलीज, रोजेस, इनका एक्सपोर्ट हम अच्छे से करते हैं विद इन द कंट्री या फिर आउटसाइड द कंट्री। क्लियर है बात? ये पूरी इंडस्ट्रीज वाला आपको क्लियर हो गया, एक आइडिया लग गया। तो देखो अब शुरुआत है हमारे आज के सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज J&K IDS 2021। क्या है ये J&K IDS 2021? इसको सिंपली कहा जाता है मेरे भाई न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। क्या कहा मैंने आपके सामने? इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। कब लाया गया था? 2021 में। इसको अप्रोक्सीमेटली लाया गया था 16 ईयर्स के लिए लाया गया। इसको कितने के लिए? 16 ईयर्स के लिए। तो लेके चलो 2021 में 16 और ऐड कर दो, तो यानी कि 2037 तक ये स्कीम क्या चलेगी? एप्लीकेबल होगी। अब क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर देखो। इसको लॉन्च किया था मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लॉन्च किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसने लॉन्च किया था मेरे भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसको अप्रूव किसने किया था? ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो पूरा वन लाइनर के लिए मतलब जितना आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, बस वन लाइनर्स में आपको ये चीजें याद रखनी है। हमारी पूरी टीम आपके साथ पूरी मेहनत कर रही है। देखो चाहे आप लास्ट हफ्ता उठा के देखो, जितने भी जो वीडियोस आप लोगों ने मांगी, चाहे वो शालू मैम हो, चाहे वो रणधीर सर हो, चाहे वो पंकज सर है, सबके सब ने लाइन में आपके लिए वीडियोस लाई हैं। तो प्लीज आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट अस एंड बिलीव मी, मेहनत करते रहो साथ साथ में, आपका एग्जाम भी एकदम बढ़िया होगा। ठीक है, तो देखो बात करते हैं अप्रूव्ड की। तो अप्रूव्ड इसको किसने किया था मेरे भाई? इसको अप्रूव किया था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। किसने अप्रूव किया था? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब देखो क्या होता है,
हमारे देश में जब भी कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, जब भी वो कोई लॉ लेके आती है रिगार्डिंग सम इंडस्ट्रीज या फिर इकोनॉमी, तो उसको अप्रूव कौन करती है? उसको हमेशा कौन करती है? यही कमेटी, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ही उसको अप्रूव करती है। और इस कमेटी का हेड कौन होता है, इसको प्रेसाइड कौन करता है? तो वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो इस टाइम पे कौन थे? नरेंद्र मोदी साहब। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखो, इस स्कीम को प्रपोज किसने किया था मेरे भाई? को किसने लाया था? तो वो लाया था आपके सामने DPIIT ने। तो DPIIT क्या है? दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड। और ये जो DPIIT है, क्वेश्चन आता है कि जो DPIIT है ये किसके अंडर है? तो ये मेरे भाई दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। याद रखोगे ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। क्लियर है बात? अच्छा, इसका आउटले कितना है, मतलब इसका टोटल एक्सपेंडिचर वगैरह कितना है? तो जब हम इसके टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 28,400 करोड़ तक है। कब तक? अप टू द ईयर 2037। देखो कहा था ना कि कितने ईयर्स के लिए लाएगी है? 16। हमारा भी इतना यार था 2037। देखो यहां भी वही बात चल रही है। तो ये इसका टोटल आउटले है। क्लियर है ये बात? क्या क्या चीजें पढ़ी हमने? लॉन्च किसने किया मेरे भाई? मेरे साथ बोलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अप्रूव किसने किया? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। प्रपोज किसने किया? DPIIT विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आउटले कितना था? अप्रोक्सीमेटली अराउंड 28,400 करोड़। कब तक के लिए? 2037 के लिए। नेक्स्ट देखो, जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसका मेन पर्पस क्या था? इस स्कीम को लाने का मेन पर्पस क्या है? देखो, जब आपने इस इंडस्ट्री स्कीम को यहां पर लाया, इनका मेन मोटिव ये था कि क्या करना? इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कराना हमारी यूटी में। यस और नो? सेकंड की ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, बिल्कुल सही बात है। तीसरी की भाई ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। ये तीन मेन रीजन से। अब देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला गया टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है, ये तो कोर चीज है। और देखो अगर एम्प्लॉयमेंट आएगी, इससे क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एरिया। हमारे पूरी यूटी के एरिया की क्या होगी? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक एवं आर्थिक क्या डेवलपमेंट होगी हमारे देश में, हमारे कंट्री में। समझ में आ गई? अब बात करते हैं किसकी? स्किल डेवलपमेंट। इससे क्या होगा? स्किल डेवलपमेंट आपकी एनहांस होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगी। तो ये तीन उसके मुख्य मेन रीजन थे इस इंडस्ट्रियल स्कीम को लाने के लिए। क्या? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट विच विल अल्टीमेटली लेड टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। सेकंड चीज क्या? स्किल डेवलपमेंट को एनहांस करना। और तीसरी क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपका मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस सेक्टर यूनिट्स को JNK में बढ़ावा देना। क्लियर है यहां तक की कहानी? नेक्स्ट देखो, एम क्या है इस स्कीम का? ये जो इंडस्ट्रियल स्कीम लाई गई है, इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि जितना भी हमारा इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट है JNK का, कहां तक लेके जाना? ब्लॉक लेवल तक लेके जाना। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर बन सकता है। क्यों बन सकता है? बिकॉज अभी तक जितनी भी इंडस्ट्रियल की इंसेंटिव स्कीम्स आई है, किसी में भी हमारा एम ये नहीं रहा है कि उसको ब्लॉक लेवल तक लेके जाऊं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, इसलिए यहां पे लिखा गया है फर्स्ट टाइम इन एनी इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? बोलो यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? अब देखो अगली बात, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने स्टार मार्क भी कर रखा हुआ आप लोगों के लिए। क्या है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। जब आप बात करते हो किसकी? स्कीम की। देखना यहां पे मैं लिखता हूं आपके सामने। जब आप बात करते हो किसकी? स्कीम्स की बात करते हो, तो जनरली जो स्कीम्स है ना आपके पास, वो दो होती हैं। एक होती है आपके पास सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और एक होती है आपके पास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है। जब आपके पास सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ना, तो इसके अंदर जो भी आपकी फंडिंग प्लस जो भी आपकी क्या होगी? इंस्टॉलमेंट जो भी होगी। मतलब कहने का मतलब यह हुआ, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है? जितनी भी आपकी फंडिंग या फिर आपकी जो इंप्लीमेंटेशन कह सकते हो, जितनी भी आपकी फंडिंग प्लस जितनी भी आपकी इंप्लीमेंटेशन होगी ना, इन दोनों का जो जिम्मा होता है वो किसके अंदर होता है? ये करती है आपके पास यूनियन गवर्नमेंट। कौन करती है मेरे भाई? यूनियन गवर्नमेंट। ये होता है आपकी सेंट्रली सेक्टर स्कीम में। बट यही चीज आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करते हो तो इसमें मेजरली जो आपका ये इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है ना, ये किसके अंडर होता है? ये अंडर होता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, राज्य सरकार के अंदर।
समझ में आ गया, ये डिफरेंस है इन दोनों स्कीम्स में। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मेरे भाई यहां पर ये जो स्कीम है आपके पास वो कौन सी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब यहां पर फंडिंग और दोनों के दोनों जो चीजें हैं, फंडिंग प्लस योर इंप्लीमेंटेशन, वो कौन करेगा मेरे भाई, यहाँ पे सेंटर ही करेगी। इसलिए ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, इस स्लाइड में किसी को कोई भी दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो बड़ा इजी सा यार, इसमें ज्यादा है भी नहीं, पर जो जो पॉइंट्स आपको याद रखने, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, उसी को आपने दिमाग में बैठाना है, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं एंड वे फॉरवर्ड, क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। अब देखो, इट इज अट्रैक्टिव फॉर बोथ स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट्स। भाई जितने भी हमारे यूटी में जितने भी स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब लोग इसके बारे में मतलब थिंक करते हैं कि नहीं भाई एक अच्छी स्कीम है, क्या है क्या नहीं। अब वो क्यों है अट्रैक्टिव, उसके बारे में देखते हैं। वो अट्रैक्टिव इसीलिए है बिकॉज इट सिंप्लीफाइड द लाइंस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय ब्रिंगिंग वन मेजर इंसेंटिव, दैट इज जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव। क्यों है अट्रैक्टिव, बिकॉज इसने क्या कर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या कर दिया मेरे भाई, आसान कर दिया। कैसे, एक मेजर इंसेंटिव लाया, दैट इज नोन एज जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव। क्या लाया गया, जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि मेरे भाई ये जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव है क्या, है कि नहीं। देखो जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव की बात करते हैं। जब मैं आपके सामने कहता हूं जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव, तो जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब यह हुआ कि आपने जितना भी इन्वेस्ट करा, कितना आपने मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्लांटेशन या फिर कंस्ट्रक्शन पे आपने जितना भी क्या किया, इन्वेस्ट करा, उसका क्या हो जाएगा, उसका अप्रोक्सीमेटली 300% तक जितना भी आपका जीएसटी बनता होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। क्या कहा मैंने आप लोगों को, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेरे भाई जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे प्लांट और मशीनरी में या फिर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, तो उसका 300% तक जो भी जीएसटी है वो आप क्लेम कर सकते हो, वो आपको इजिली वापस मिल जाएगा। क्या कहने का मतलब हुआ, देखो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कहा कि आप लोग मान लो कि 10 करोड़, आपको 10 करोड़ जो है वो किसको देने हैं, गवर्नमेंट को देने हैं। किसको देने हैं, गवर्नमेंट को देने हैं, यस और नो। बट आपने जब आपने कुछ यहाँ पर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करी या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कॉस्ट लगी, इसके अंदर भी आपकी क्या लगी, कुछ कॉस्ट लगी, यस और नो। अब क्या होगा, जब ये सारी चीजें हैं तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपके इस 10 करोड़ में से जितना भी इसका बनता होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 5 करोड़ आपका लग गया जीएसटी, इस 10 करोड़ में से 5 करोड़ आपको क्या कर देगी, वापस कर देगी। ये मतलब होता है किसका, जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव का। तो इस इंसेंटिव को लाने की वजह से, क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही आसान हो गया। समझ में आ गया। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं। इसका मेन चीज क्या है, इसका क्या होगा, ये क्या करेगा, बहुत सारी न्यू इन्वेस्टमेंट जो होगी उनको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट को वो अट्रैक्ट करेगा और नर्चर करेगा एग्जिस्टिंग वंस, जितनी भी ऑलरेडी रनिंग है उनको क्या करेगा, नर्चर करेगा, एनहांस करेगा, देयर बाय एनेबलिंग जेएंडके टू कम्पीट नेशनली विद अदर लीडिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टेट्स यूटीज ऑफ द कंट्री। जिससे क्या होगा, जेएंडके जो है बाकी जितनी भी हमारे देश में डेवलप स्टेट या फिर यूटीज है उनके साथ कंपीट करने के लायक बन जाएगा, उस स्टेज में आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये था मेरे भाई मेरे एंड से आपके पास इकोनॉमी, जेएंडके वाली इकोनॉमी का पार्ट। ठीक है, देखो बाकी जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो, जैसे आपकी जेएंडके की हिस्ट्री वगैरह होगी, आपको मेजरली जो जेएंडके वाले पार्ट में फोकस करना है, वो देखो किस पे करना है। सबसे पहले आपको हिस्ट्री पे फोकस करना है। हिस्ट्री में भी कौन सी वाली याद रखनी है आपको, जो एंशिएंट वाली है। जैसे कि आपको वो कुछ टर्म्स मैंने आपको बताई थी कि भाई अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, ललित गुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है। समझ में आ गया। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं, कुछ मतलब हिस्ट्री में। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है जो जेएनके का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। आई होप हमारे यूट्यूब चैनल पे रणधीर सर ने आपके लिए क्विक इनसाइट्स वाली वीडियोस भी बनाई हुई हैं। ठीक है, और जितनी भी आपकी सोशियोलॉजी वाली हैं जो स्कीम्स हैं, तो शालू मैम भी आपके लिए क्या है, क्विक इनसाइट मतलब क्विक रिवीजन वाली वीडियोस भी आपके लिए लाई हुई हैं आपके लिए। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमी वाला पार्ट था जो आई फील की मेरे को करवाना चाहिए। तो आई गेस आई होप आप लोगों के लिए ये फ्रूटफुल रहा होगा और आप लोगों को एकदम अच्छे से मजा भी आया होगा। तो देखो इट्स हाई टाइम, आप क्या करो, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे से कंपाइल अप करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। डोंट बी पैनिक, क्योंकि ये लास्ट आवर है। इस पर क्या हो गया, अक्सर जो एक्सपेरिमेंट्स है वो क्या हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं। जितना आप लोगों ने पढ़ा है दैट इज मोर देन इनफ। बस ऐसा सोचते हुए चलो कि नहीं भाई
अपने को एक सीट चाहिए, बस वही है, हमने जितना पढ़ा है वही ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो और उन मॉक को क्या करो, इवेलुएट करो कि भाई कहाँ गलती क्या हो रही है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक न्यू एनर्जी के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।